स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलतः एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों को लेकर और उनकी नीतियों को लेकर क्या परिवर्तन हुए, उसके संदर्भ में गुटनिरपेक्षता, उनके सिद्धांत, साम्यवाद के बिखराव आदि के संबंध में चर्चा की थी। आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का पुनर्गठन कैसे हुआ, यूरोप की क्या स्थिति थी और 20वीं सदी का अंत होते तक यूरोप किस परिदृश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी भूमिका निभा रहा था, इस पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एशिया अफ्रीका के समस्त राष्ट्रों पर यूरोप का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यूरोप न केवल भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विश्व मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोप के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की यात्रा में उसमें जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ उभर कर आई, उसमें विचारधाराओं की विभिन्नता के साथ साथ छोटे छोटे क्षेत्रों की भी अपनी सांस्कृतिक अस्मिताएं महत्वपूर्ण थी। इसलिए वैचारिक दृष्टि से यूरोप को एक वैश्विक संस्कृति और सभ्यता वाला राष्ट्र माना जाता है, एक विशिष्ट प्रकार के जीवन दर्शन वाला क्षेत्र माना जाता है, राष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। वस्तुतः यूरोपीय अधिकांश राष्ट्र इस दृष्टि से लगभग एक जैसे सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हैं या सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से इस महाद्वीप में लगभग 47 राष्ट्र हैं, जिसमें छोटे बड़े बहुत अधिक लघु जैसे अंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो और वेटिकन जैसे राज्य भी शामिल हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या वाले और प्रभावशाली राज्यों में रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, यूक्रेन और कजाकिस्तान भी हैं। यूरोप के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में पूर्वी यूरोप जैसे रूसी गणराज्य, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, लैट्विया, वालेशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में रोमानिया, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस तथा यूरोपीय टर्की भी सम्मिलित है। स्कैंडिनेवियन देशों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड सम्मिलित हैं। तो सेंट्रल यूरोप में जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein को माना जाता है। पश्चिमी यूरोप जहाँ फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और मोनाको में निवास करता है, वहीं जो ब्रिटिश टापू है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। कहने का आशय ये कि छोटे छोटे क्षेत्रों के छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ में और बहुत अधिक जनसंख्या वाले बड़े राष्ट्रों के साथ में भी यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो एक विशेष प्रकार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे अधिक प्रभाव था वो भी यूरोप और उसके राष्ट्रों को ही झेलना पड़ा। हम सभी जानते हैं, हम इसको यूरोप की स्थिति को 3 एस्पेक्ट से देख सकते हैं, 3 चरणों में देख सकते हैं। एक तो 19वीं सदी का यूरोप, एक 20वीं सदी का यूरोप और एक आज 21वीं सदी के प्रारंभिक दशकों का यूरोप। वस्तुतः 19वीं सदी के जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हम 3-4 बिंदुओं को मूल रूप से देख सकते हैं कि चूँकि यूरोप एक बहुत बड़े नेतृत्वकर्ता की तरह एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, तो इसलिए 1914 से 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो यहाँ के पश्चिमी और शक्तिशाली राष्ट्रों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। लेकिन जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इनकी स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो गई, क्योंकि शक्तिशाली राज्यों की विश्वव्यापी जो भूमिका थी, जैसे जर्मनी का पतन मान सकते हैं, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि का थोपना हुआ, राजसंघ का निर्माण हुआ, ये सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ थी जिन्होंने यूरोप की राजनीति को प्रभावित किया। वस्तुतः यूरोप 2 विश्व युद्धों के बीच की राजनीति के संदर्भ में अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध
प्रारंभ हुआ। तो ये 1929 के बीच के जो 20 साल हैं, ये यूरोप की जो एक विरासत है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विरासत है, उसको समझने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही वह वर्ष थे, यही वह काल था जिसमें जर्मनी और इटली जैसे देश अपने पुराने गौरव को, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। और इसी का परिणाम था कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेतृत्व में अगले संघर्ष का, या अगले जिसको कहते हैं हित संघर्षों की नींव रखी गई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो एक बड़ी शक्तियों के रूप में, महाशक्तियों के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ महाशक्तियाँ थी। लेकिन इटली और जर्मनी भी अपने नेतृत्व के कारण महाशक्तियों की भूमिका में या एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। यद्यपि इटली की तुलना में जो जर्मनी था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत से परिणामों का भी वहन कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो यूरोप की स्थिति बदल गई, क्योंकि तब इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी यूरोप को न केवल जनधन की हानि उठानी पड़ गई, न केवल सैन्य संसाधनों का ह्रास हुआ, उसकी समाप्ति हुई, बल्कि बहुत से लगभग कहते हैं 2 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और लगभग 30 से 40 अरब की संपत्ति नष्ट हो गई। कहने का आशय ये, यद्यपि वर्चस्व की इस लड़ाई में यूरोप सम्मिलित था, यूरोप के देश सम्मिलित थे, लेकिन इसका सबसे अधिक जो खामियाजा था, सबसे अधिक जो नुकसान था, वो भी यूरोप के राष्ट्रों को ही झेलना पड़ा। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते जहाँ एक वैचारिक प्रतिद्वंदिता के रूप में विश्व की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल गया, तो उसमें ब्रिटेन जहाँ द्वितीयक लेवल की शक्ति हो गया और सोवियत संघ और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 प्रमुख राष्ट्रों के रूप में शीत युद्ध का प्रतिनिधित्व करने लग गए। और शक्तिशाली जर्मनी को पुनः एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विभाजित जर्मनी के रूप में अस्तित्व में आना पड़ा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के एक लंबे समय तक भी यूरोप उस तरीके से पुनः शक्तिशाली